हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनो कहानी जी में। दोस्तों, क्या हर प्रेम कहानी की किस्मत मुकम्मल मिलना ही होता है? जरूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी में मिलना ही उनकी किस्मत हो। कई प्रेम कहानियां जो होती हैं अधूरी रह जाती हैं, जिसमें बिछड़ना ही उनकी किस्मत होती है। इस कहानी की शुरुआत होती है जब एक 7 साल का बच्चा कोलकाता के एक गरीब मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हुए एक गरीब मुस्लिम लोकेलिटी में जब एक स्ट्रीट लाइट के नीचे जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, तो आते जाते लोग जो हैं वो यही कहते हैं कि देखना एक दिन ये बच्चा बहुत बड़ा नाम करेगा। बहुत ही हंसमुख प्यारा बच्चा होता है। उसको पढ़ाई की लगन देखते हुए लोग उसके माता पिता से यही कहते हैं कि देखना एक न एक दिन आपका ये बच्चा पूरे देश में आपके लिए नाम रोशन करेगा। वो बच्चा नाम रोशन तो करता है, लेकिन पढ़ाई के माध्यम से नहीं, कह सकते हैं आप, लेकिन प्रेम, प्यार और मोहब्बत में, जिसका प्यार पूरी इंडिया, पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया देखती है, और कह सकते हैं जिसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। रिज़ाउर रहमान हालांकि बहुत ही गरीब मुस्लिम परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन अपनी पढ़ाई के दम पे वो जैसे तैसे करके सेंट लॉरेंस स्कूल से पढ़ाई कंप्लीट करते हुए सेंट जेवियर्स कॉलेज से अपनी अच्छी एक कॉलेज की डिग्री लेते हुए वो ग्राफिक डिजाइनिंग में डिग्री लेके एक आप कह सकते हैं चौरंगी रोड पे एक मल्टीमीडिया इंस्टीट्यूट में एक बहुत ही अच्छे ग्राफिक डिजाइनर टीचर के रूप में कार्यरत हो गए। अब एक चूंकि वो बचपन से बहुत ही खुशमिजाज थे, तो जब उन्होंने पढ़ाई की, हालांकि स्कूल कॉलेजेस भी बहुत ही खुशमिजाज थे, लास्ट बेंच पे बैठते थे, लेकिन सब बच्चे जो है उनसे काफी जो है अट्रैक्टेड, आकर्षित रहते थे। तो वही उनका हाल था जब वो एज ए टीचर बने। तो टीचर बनने के बाद जब वो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते थे, तो जितने भी बच्चे वहां पे आते, चाहे वो लड़के हो लड़कियां हो, उनके पढ़ाने का अंदाज, उनके पढ़ाने का तरीका से वो बहुत ही अट्रैक्ट होते थे, आकर्षित होते थे, जिससे बच्चे उनके फैन भी बन जाते थे और स्टूडेंट तो बनते ही थे, और उनको ढूंढते थे पढ़ाई के लिए, और उनके क्लासेस वो सारे अटेंड करते थे, क्योंकि उनकी क्वालिटी थी एक हंसमुख टीचर के रूप में। अब वो सारे बच्चे को पढ़ाते थे। अब इसी बीच में एक लड़की होती है जो उनसे इसी पढ़ाई के दौरान उनसे काफी अट्रैक्टेड हो जाती है, काफी आकर्षित हो जाती है, मनी मन उसको वो कह सकते हैं कि पसंद करने लगती है। अब अपने दिल की बात वो नहीं कह पाती है, तो अपनी एक थर्ड कह सकते हैं मीडियम से जाके अपने एक दोस्त के माध्यम से वो उन तक, रिज़ाउर रहमान तक ये खबर पहुंचाती है कि वो उनको मनी मन पसंद करती है, उनको वो प्यार करती है। जब रिज़ाउर रहमान को ये बात पता चलता है, तो उस लड़की से वो मिलते हैं। अब मिलने के बाद जब वो उससे पूछते हैं कि भैया आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करती है, तब वो बताती है कि मेरा नाम है प्रियंका टोडी, और मैं अशोक टोडी की बेटी हूँ। अशोक टोडी लक्स कोजी अंडरवियर बनियान, जी हाँ, बहुत बड़ा ब्रांड है हमारे इंडिया में, जानते हैं आप, और बहुत ही बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इस ब्रांड को एंडोर्स करते थे, करते भी हैं। तो एक बहुत बड़ा उद्योगपति, एक अमीर घराने से प्रियंका टोडी बिलोंग करती है। हालांकि रिज़ाउर रहमान ने वो देखा नहीं। आज जब प्रियंका टोडी के बारे में जब उनको पता चला, तो फिर उन्होंने वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए। अब आकर्षित होते थे, बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मिलते मिलाते इधर उधर चलते रहा गया। करते करते कुछ महीने गुजरे, फिर दोनों के बीच में प्यार हो गया। अब प्यार होने के बाद फिर दोनों ने क्या है कि दोनों ने किसी को कुछ नहीं बताया। करते कराते कुछ समय बीतता गया, समय बीतता गया, फिर दोनों ने यह फैसला किया कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन दोनों को यह बात पता था कि दोनों अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं। जहां रिज़ाउर रहमान एक मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं, वहीं प्रियंका टोडी एक रिच हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है, वो भी एक बहुत बड़े उद्योगपति घराने से। तो ये बहुत ही एक कह सकते हैं कि एक मुश्किल था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि दोनों के घर वाले जो है वो तो कभी मानेंगे नहीं। लेकिन इस बीच वो क्या किए कि प्रियंका ने रिजवान को कई बार अपने घर पे लेके आया, नॉट एज अ लवर और ऐसा कि मैं इनसे शादी करने वाली, बल्कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर के रूप में वो अपने घर पे लेके आई, ताकि उनके उद्योगपति जो फादर है उनसे वो एक आध बार मिलाई एज ए ग्राफिक डिजाइनर के रूप में, कि वो उनकी कंपनी जो लक्स कोजी है उसके ब्रांड को ये ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं, ताकि तो ये सब जो बिजनेस प्रोफेशनल्स जो थे, इसके लिए एक आध बार रिजवान को आना जाना था। दोनों को घर वालों को ये नहीं पता था कि दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। समय बीतता गया, दोनों बहुत डर रहे थे। ऐसे करते करते फिर उन्होंने फाइनली फैसला किया कि वो शादी करेंगे। 18 अगस्त 2007 को दोनों अपने कुछ दोस्तों करीबियों के बीच में जाकर एक स्पेशल मैरिज कानून के तहत वो जाके कोर्ट में शादी कर लेते हैं। अब ये शादी के बाद सिर्फ दोस्तों के अलावा किसी को नहीं पता है, ना प्रियंका के घर वालों की, ना ही रिज़ाउर रहमान के घर वालों की। अब क्या है कि फिर जिंदगी जो है उनकी ऐसे ही चलती है। रिज़ाउर रहमान अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, प्रियंका जो है अपने घर पे रहती है, और आना जाना, पढ़ना पढ़ाना ये चलता रहता है। किसी को, ना दोनों में से किसी के घर को ये नहीं पता है कि दोनों ने शादी कर ली है। कुछ दिन बीतता गया, बीतते बीतते फिर दोनों को लगा कि नहीं, हम ऐसे तो अब कितने दिन तक चलेंगे, तो थोड़ा जो है उनको लगा कि हमें अब एक साथ रहना चाहिए। अब क्या है कि सबसे पहले रिज़ाउर ने अपने भाई को बताया कि उसने प्रियंका टोडी से शादी कर ली है, और उसने साथ में अपना एक दोस्त मोइनुल, जिसका नाम पप्पू होता है, इन दोनों को बताया कि उसने प्रियंका टोडी से शादी कर ली है।
पप्पू जो दोस्त होता है वो रिजर्वर को ये राय देता है कि देखिए सबसे पहले ऐसा है कि एक बहुत बड़ी उद्योगपति की वो बेटी है और आगे आपके लिए राह आसान नहीं होना है, तो आप सबसे पहले काम कीजिए कि आप पुलिस में जाइए और वहां पे जाकर आप ये शादी का सबूत दे दीजिए और बता दीजिए कि भाई आप दोनों ने शादी कर ली है, दोनों के मन मुताबिक मर्जी से शादी की है और आप दोनों साथ रहना चाहते हैं और इसके लिए आपको पुलिस सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि प्रियंका टोडी जो है एक बहुत बड़े अमीर घराने से बिलोंग करती है। ये बात रिजाउर रहमान को बहुत अच्छी लगती है और वो दोनों, प्रियंका और रिजाउर दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं और कहते हैं कि हमने शादी कर ली है, उसके बाद हमें संरक्षण चाहिए। उसके बाद प्रियंका जो है उस दिन के बाद, और वो तारीख होता है 31 अगस्त 2007 को, उस दिन प्रियंका अपने कपड़े लत्ते कुछ लेके रिजाउर रहमान के घर पर आकर, एक 2 कमरे वाला अपार्टमेंट होता है, एक मुस्लिम मोहल्ला होता है जहां छोटी पतली गलियां होती है, वहां पर आकर प्रियंका जो है रहने लगती है। हालांकि प्रियंका जानती थी कि मेरी आगे की जिंदगी आसान नहीं होना है, इसलिए वो 1 साल पहले से अपनी एसी में रहना बंद कर दी थी। हालांकि और जो भी सुख सुविधाएं थी एक अमीर घराने की बेटे बेटियों को जो मिलता है, उसने सारे सुख सुविधाएं, उसने लग्जरियस जो लाइफ था उसने आप कह सकते हैं कि वो छोड़ दी थी रहना, क्योंकि वो जानती है कि उससे जो है रिजाउर रहमान के साथ रहना पड़ेगा तो फिर जिंदगी आगे की एक मिडिल क्लास या कह सकते हैं लोअर मिडिल क्लास भी गुजारनी पड़ सकती है। तो वो मेंटली प्रिपेयर्ड थी और उसने अपने आप को इस तरीके तैयार कर रखा था। अब प्रियंका जब रिजाउर रहमान के घर पे पहुंचती है तो घर पे पहुंचने के बाद वो सबसे पहले अपने घर पे फोन करती है, फोन करके अपने पिता अशोक टोडी को यह बताती है कि उसने रिजाउर रहमान से शादी कर ली है और अब वो यहीं पे इनके साथ रहेगी। जब ये बात अशोक टोडी को पता चलता है तो उनको पैरों तले जमीन निकल जाती है। उनको नहीं पता होता है कि जिस इंस्टीट्यूट में मैंने अपनी बेटी को भेजा था पढ़ने के लिए, वहां पे बेटी ने अपनी जीवन साथी ढूंढ ली है और जिस लड़के को वो लेके आती थी एज ए ग्राफिक डिजाइनर, वही लड़का उनके दामाद के रूप में उसने चुन लिया है। अब ये सुनते ही आनंद फानन में अशोक टोडी ने क्या किया कि उसी रात प्रियंका के एक और चाचा प्रदीप टोडी और एक और मामा, उनके साथ लेके ये तीनों जो है आते हैं रिजाउर रहमान के घर पे। अब घर पे आने के बाद वहां पे बड़ा ऑब्वियस है कि भाई आके प्रियंका को मनाना है कि ये कैसे है। फिर वो घर वालों को बोलते हैं, फिर बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। घर वाले कहते हैं कि भैया इसमें हमारा कोई ये नहीं है, इन दोनों के मन मर्जी है। और वो कहते हैं कि नहीं हमारे बेटी को आप छोड़ दो, इनको इसको जाने दो। तो वो कहते हैं कि हमने आपको बेटी को रोक रखा नहीं, आप चाहें तो आप इसको लेके जा सकते हैं। बात विचार होती है, मामा चाचा सब मनाते हैं, प्रियंका को मनाते हैं, लेकिन प्रियंका जाने को तैयार नहीं होती है। उस दिन उस रात को वो लोग वहां पे ठहरते हैं। अशोक टोडी जो कि बहुत बड़े अमीर उद्योगपति होते हैं, वो रिजाउर रहमान के उस 2 कमरे वाले अपार्टमेंट में ठहरते हैं और उसके साथ चाचा और मामा भी होते हैं। और ठहरने के बाद रात भर ये माना मनोवल चलता रहा, लेकिन प्रियंका टोडी जो है इग्नोर करती रही कि नहीं मुझे नहीं जाना है। जब खाने का टाइम हुआ, बोले आप लोग सब खाना खा लीजिए, तो अशोक टोडी बहुत ही दुखी मन से बोले कि मैं नहीं खा सकता। जब अशोक टोडी ने खाने से मना कर दिया तो प्रियंका टोडी मैं भी खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे पिता ने मना कर दिया। अब जब अशोक टोडी ने ये देखा तो उनका मन जो है पिघल गया, बेटी को भूखा देख नहीं सकते। तब उन्होंने क्या किया कि खाना खाया और बाप बेटी दोनों ने खाना खाया। उसके बाद फिर वही मान मनोवल का बात चालू हुआ। करते कराते कहते हैं कि अशोक टोडी ने उनके घर वालों को, रिजाउर रहमान के पिता को, चाचा को, सबको उन्होंने ब्लैंक चेक भी ऑफर किया कि आप मेरी बेटी को छोड़ दो। उन्होंने ये भी कहा कि मैं आपके हर एक मेंबर को, जो चाचा हैं, पिता हैं, जितने सबको, अशोक टोडी बोले कि मैं एक एक फ्लैट और एक एक गाड़ियां दूंगा। उसके बावजूद भी ये मामला नहीं बना उनका। फिर कहते हैं कि जब ये मामला नहीं बना तो अशोक टोडी जो है रात भर वही रुके, लेकिन मामा और प्रदीप टोडी जो चाचा थे ये दोनों रात को निकल गए, ये कहकर कि प्रियंका टोडी की मां जो है उनकी तबीयत खराब होगी, उनको शायद स्ट्रोक आया है, ये कह के वो निकल जाते हैं। अशोक टोडी रात भर वहीं रुकते हैं। रात भर रुकने के बाद फिर वो गुस्से से सुबह निकल जाते हैं। अगले ही दिन सुबह प्रियंका टोडी के पिता अशोक टोडी रिजाउर रहमान के घर से निकलते ही सीधे पहुंचे लालगंज के पुलिस थाने और वहां पे जाकर उन्होंने ये कंप्लेंट लिखाया कि उनकी बेटी को एक मुस्लिम परिवार ने अगवा कर लिया है और उस पर शादी का दबाव बना के उससे शादी करके अपने घर पे जबरदस्ती रख लिया है। तो उन्होंने पुलिस से गुहार लगाई कि आप एफआईआर लॉन्च करें और उसके बाद जाकर इस पे एक्शन लें। 1 सितंबर को सन 2007 को पुलिस वहां से निकल के सीधे आती है रिजाउर रहमान के घर पे और आके दोनों को बोलती है कि आप लोगों ने ये किया है। रिजाउर रहमान को, फैमिली को, परिवार को धमकाती है, बोलती है कि आप लोगों ने ये गलत किया है, किडनैपिंग का केस और अलग चार्जेस आप पे लगेंगे। तो इसीलिए क्या है कि आप जल्दी से थाने में आइए और थाने में आने के बाद इसको सुलह कीजिए और इनकी बेटी को छोड़ दीजिए। अब रिजाउर रहमान के परिवार जो है ये बोलता है कि भैया हमने इनको बेटी को कभी रखा ही नहीं, इनके जाने की अच्छी है तो ये जा सकती है। प्रियंका टोडी भी बोलती है कि मैं अपनी मर्जी से सारा कुछ, मेरा अग्रीमेंट है, मैंने इनसे शादी की है। पुलिस बोलती है कि आप थाने में आइए, अगर 5 मिनट में आप थाने में नहीं आएंगे तो हम आपको रस्सी से घसीट कर लेके आएंगे।
रिजाउर रहमान और प्रियंका टोडी सारे डॉक्यूमेंट के साथ थाने पहुंचते हैं। थाने पे जाकर प्रियंका टोडी अपना सारा बर्थ सर्टिफिकेट दिखाती है कि वो एक बालिक है, और फिर उन लोग अपना शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हैं कि वो एक स्पेशल एक्ट मैरिज कानून के तहत उन्होंने शादी कर लिया कुछ दोस्तों के बीच में एज अ विटनेस। और जब विटनेस का पता चलता था, पुलिस विटनेस को भी बुलाती है, उनको भी डराती धमकाती है कि आप लोग सबको है जो अपनी ये जो विटनेस जो गवाही है आपको बदलनी पड़ेगी, और इस शादी को ना मान्यता नहीं देनी होगी, इसको रद्द करनी पड़ेगी, इसमें आप लोगों की मदद चाहिए। पुलिस क्या है कि इस बीच में किसी को नहीं छोड़ती है, वो सबको बुला बुला कर वो इंक्वायरी करती है, चाहे रिजाउर रहमान के फैमिली को, चाहे दोस्त हो, चाहे वो गवाह हो, चाहे पप्पू हो, सबको वो बोलती है कि आप लोगों को आकर इस जो शादी को है इसको आपको मान्यता नहीं करना पड़ेगा, और इसको क्या है कि इसको समझा के आप प्रियंका टोडी को जो है इसको घर पे छोड़ दीजिए और रिजाउर रहमान को अकेले रहने दीजिए, ताकि ये जो केस जो है फाइल ना हो, और इसको आप दोनों मिलकर इसको सेटलमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत बड़े घराने से बिलोंग करती है। लालगंज के जो पुलिस अधिकारी थे ज्ञानवंत सिंह और अजय मुखर्जी, उन्होंने सारे प्रयास कर डाले, चाहे वो रिजवारून रहमान के परिवार को धमकाना हो, दोस्तों को धमकाना हो, पप्पू को दोस्त को धमकाना हो, वो सारे कुछ उन्होंने कर दिए, और सारे उन्होंने वो तकनीक अपना ली ताकि वो प्रियंका किसी भी हिसाब से प्रियंका वो घर छोड़ के वो अपने पिता के पास चली जाए। लेकिन प्रियंका डटी रही, और कुछ भी उनका कोई भी उनका जो टैक्टिस था, कोई भी उनका जो वो था, काम नहीं आया। इस बीच पुलिस ने क्या की कि उन्होंने अशोक टोडी को बता दिया कि भाई आपकी जो बेटी है वही आना नहीं चाह रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। अशोक टोडी ने क्या किया कि इस बीच उस इलाके के एक बिल्डर को, हसन अली को उन्होंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करके उन्होंने उसमें बताया कि आप पप्पू को कांटेक्ट करें और पप्पू से कांटेक्ट करके परिवार को समझाएं। हसन अली जो इस इलाके का एक बिल्डर होता है, वो पप्पू जो होता है रिजाउर रहमान का जो फ्रेंड होता है, उसको वो कांटेक्ट करता है, बोलता है कि परिवार को समझाने के लिए। पप्पू जो बोलता है, परिवार फिर भी बोलता है कि भैया हम जो है इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी मर्जी से रह रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद अशोक टोडी ने एक माजिद नाम के उस लोकल वहां का जो एक आदमी होता है जो धमकाने का काम करता है, उसको वो बोल के फैमिली को धमकाती है कि आप इसको छोड़ दीजिए, इसको जाने दीजिए। फिर भी वो तरीका भी काम नहीं आता है, तमाम विफलताएं मिलती जाती है। अशोक टोडी जो है वो सारा काम करते हैं, उनके परिवार वाले जो हैं रिजाउर रहमान के फैमिली से, चाहे वो रिजाउर रहमान के दोस्तों से हो, चाहे पप्पू से हो, चाहे किसी भी जो भी एसोसिएशन दोनों फैमिली के बीच में हो, अशोक टोडी, मामा, चाचा प्रदीप टोडी, जितने भी हैं सब लोगों ने वो सारे जतन कर लिए, लेकिन प्रियंका टोडी घर जाने को तैयार नहीं हुई। इस बीच कहते हैं कि उन्होंने ये भी प्रयास किया कि 15 सितंबर और 17 सितंबर को एक होटल में अशोक टोडी पप्पू जो है रिजाउर रहमान को उससे मिले, और मिलने के बाद उसको 5 लाख रुपए दिए कि आप उसको मनाइए। फिर 17 सितंबर को पप्पू जो है अशोक टोडी से 6 लाख रुपए और लेता है, ताकि वो पैसा वो उनके फैमिली वालों को बांटेगा, ये कह के वो पैसे उनसे लेता है। जब तमाम हथकंडे अशोक टोडी के जब विफल हो गए, जब नहीं चल पड़ा, तब अचानक 8 सितंबर 2007 को प्रियंका टोडी को एक फोन आता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि उनके पिता अशोक टोडी को दिल का दौरा पड़ा है और वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनने के बाद भी प्रियंका टोडी नहीं जाती है, क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एक साजिश के तहत है उसको घर बुलाने की। जब प्रियंका यह सुनने के बाद भी नहीं जाती है, तब इस टाइम पे एक बहुत बड़ा नाम जो है उसकी एंट्री होती है इस कहानी में, और वो नाम है स्नेहाशीष गांगुली। जी हाँ, बहुत बड़े मशहूर क्रिकेटर सौरव गांगुली के भाई, जो लक्स इंडस्ट्रीज में एक वन ऑफ द डायरेक्टर्स थे और अशोक टोडी के बहुत ही करीबी होते हैं। वो प्रदीप टोडी को मिलवाते हैं उस समय के कमिश्नर प्रसून मुखर्जी से, और ये मुलाकात होती है एक होटल में। अब कहते हैं कि इस मुलाकात होने के बाद तुरंत अगले दिन जो वहां के डीसीपी होते हैं अजय मुखर्जी, उनका फोन जाता है प्रियंका के घर वालों को कि अगर उन्होंने प्रियंका को उसके घर नहीं भेजा, तो रिजाउर रहमान के पूरे परिवार पे किडनैपिंग और सामान चोरी के आरोप में उनको तुरंत एफआईआर लॉन्च करके तुरंत अरेस्ट किया जाएगा, और पूरे फैमिली मेंबर जो है उनको थाने में, जेल में डाल दिया जाएगा, ये कहकर उनको फोन आता है। अब ये सुनने के बाद जो है पूरी फैमिली घबरा जाती है कि अब वो करे सो क्या करे, क्योंकि उनका उस समय जो है पुलिस स्टेशन से फोन आना जाना काफी जीना मुहाल हो चुका था, बहुत ही स्ट्रेस, बहुत ही टेंशन में थे। कुछ फैमिली मेंबर्स वहां से निकल कर कहीं और अपने मौसी के यहाँ, चाचा के यहाँ, ऐसे ऐसे करके विफल करके वो इधर उधर रह रहे थे पार्ट पार्ट में। तो ये चलता रहा। जब उनको लगा कि जब ये आखिरी दाव है, जब ये नहीं सक्सेस हो पाएगा, तो फाइनली जो प्रियंका के मामा होते हैं वो होते हैं अनिल सरावगी, क्योंकि
पिता जो है वो अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट है और कहते हैं कि प्रदीप टोडी जो इस मीटिंग के बाद उनके पैर में चोट लग गई तो वो भी नहीं गए। तो फाइनली ये धमकी मिलने के बाद वो अग्री करते हैं कि ठीक है, वो प्रियंका को 7 दिन के लिए उसके घर भेज सकते हैं। तो अनिल सरावगी जो अग्रीमेंट पेपर्स लेके आते हैं, इस पेपर में ये लिखा रहता है कि वो अग्रीमेंट एक म्यूचुअल साइन कर रहे हैं, जिसपे ये कहा गया है कि सिर्फ 7 दिनों के लिए प्रियंका टोडी जो अपने घर जाएगी अपने पिता से और माता से मिलने के लिए, और 7 दिन के बाद ठीक 8वें दिन वो वापस रिजाउर रहमान के घर पे वापस आ जाएगी। अब ये तहत जो है ये अग्रीमेंट एक साइन होती है और अग्रीमेंट करवाते हैं अनिल सरावगी। अग्रीमेंट के तहत साइन होने के बाद जो है प्रियंका जो है अपने घर वापस चली जाती है और कहते हैं कि ये जो मुलाकात थी उनकी वो आखिरी मुलाकात थी। अब वहां जाने के बाद कुछ समय बीतता है। बीतने के बाद क्या होता है कि जब 7 दिन निकल जाते हैं, जब 8वां दिन आता है तो प्रियंका आती नहीं है। जब वो प्रियंका नहीं आती है तो रिजाउर रहमान जो है वो लगातार फोन करता है। अब फोन करता है तो कोई उठाता नहीं है। इस बीच जो है वो अशोक टोडी को मैसेज करता है कि सर अब 8वां दिन हो गया, अब आप प्रियंका को भेज दीजिए। तब वहां से वो बोलते हैं, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते। बाद में दोबारा मैसेज करता तो वहां से वो बोलते हैं कि आप प्रियंका तुम्हारे घर नहीं जाएगी, और कहते हैं कि रिजाउर ने उनको मैसेज भेजा, अगर प्रियंका नहीं आएगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो इस पे अशोक टोडी बोलते हैं कि तुम भाड़ में जाओ, तुम्हें जो करना है करो, प्रियंका तुम्हारे पास वापस अब कभी नहीं जाएगी। ये फाइनली उनका रिप्लाई आया। कुछ दिनों बाद फिर इसने रिजाउर रहमान ने फोन किया प्रियंका को। तो प्रियंका से फोन पे आखिरी बार बात हुई। प्रियंका टोडी ने कहा कि तुम मेरा इंतजार करना और मैं जरूर वापस आऊंगी, और तुम मेरा इंतजार करना। ये सिर्फ उसके आखिरी फोन पे इन दोनों की बातचीत थी और कहते हैं कि ये उनकी आखिरी बातचीत हुई थी। 11 सितंबर 2007 की वो तारीख थी जब रिजवान की आखिरी बात अशोक टोडी से और प्रियंका से हुई। जब अशोक टोडी ने ऐसा रिप्लाई कर दिया कि तुम भाड़ में जाओ, यह सुनने के बाद रिजवानुर को लगा कि अब जो है कानूनी प्रक्रिया करनी चाहिए। क्या किया कि वो कानूनी प्रक्रिया प्रोसेस में लग गए, अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन इस सब की तैयारी करने लगे, लोगों से मशवरा करने लगे। इसी बीच करते करते वो जो है एक लेटर लिखा उन्होंने एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स को 19 सितंबर को। इस लेटर में उन्होंने लिखा कि मैं भारत के संविधान को मानने वाला एक सरल नागरिक हूँ, जो सारे नियम कानून के तहत मैं अपनी हक जो है मैं जी रहा हूँ, और मैं सारा जो यहाँ के जो नियम कानून है मैं उसको फॉलो करता हूँ। और मैं इस संस्था से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मैंने शादी की है प्रियंका टोडी से, तो कृपया मेरी ये संस्था मदद करे, मेरी बीवी को, मेरी वाइफ को मेरे घर वापस पहुंचाने में, जो उनके घर वाले मना कर रहे हैं। ऐसा करके जो वो लेटर उन्होंने वहां पे दायर किया। अब ये करने कराने के बाद वो कई लोगों से बीच में मिलना था, करते कराते अचानक 30 सितंबर को रिजवान के घर वालों को यह खबर मिलती है कि रिजवान की जो बॉडी है दमदम रेलवे स्टेशन के ट्रैक पर पड़ी हुई है। जो बॉडी जो है क्रस्ट है, मतलब ट्रेन के सामने एक्सीडेंट होकर पड़ी हुई है। जब बॉडी को तफ्तीश पुलिस करने पहुंची तो देखिए कि हाथ जो है मुड़ा हुआ है और वो छाती पर रखा हुआ है, और चेहरा जो है बिल्कुल क्लियर था, वहां पे कोई निशान नहीं था, लेकिन चेहरे के सर के पीछे जो है एक बहुत बड़ा निशान था। तो पुलिस तो ये कहने पे लगी हुई थी कि ये जो है एक आत्महत्या का सीधे ओपन एंड शट केस है, क्योंकि प्रियंका टोडी नहीं आ पाई, इसलिए लगता है कि रिजवान ने आत्महत्या कर लिया। ये कहकर पुलिस जो है केस को बंद करना चाह रही थी, लेकिन रिजवानुर के फैमिली जो है वो कह रहे थे कि जी नहीं, रिजवान जो है उसने सुसाइड नहीं किया है, बल्कि उसको जो है मारा गया है। और ये जो केस है फिर शुरू होती है। अब उनका कहना था कि रिजवानुर जो है मरने से ठीक कुछ देर पहले करीब 10:18 पे रात को वो प्रियंका से मिलने जाने की तैयारी कर रहा था, और उसी दरमियान वो नमीनुल और हिमांशु, 2 वकील थे जिनसे वो मिलने जा रहा था, और एक और हाई प्रोफाइल शख्स से मिलने जा रहा था जो उसी लालगंज के इलाके का रहने वाला था। तो ये तमाम जो मीटिंग्स थी, जो मिलना मिलाना था, ये रिजवान का चल ही रहा था। इसी दरमियान अचानक वो कहते हैं रात को जो है रिजवान सुसाइड कैसे कर लेगा, क्योंकि वो तो प्रियंका को लाने की तैयारी कर रहा था अपने घर। तो ये मामला जो है फिर उलझ गया। अब जो है प्रक्रिया जो है, अब ये जो केस जो है ओपन पब्लिक में आ गई जब ये सुसाइड का केस आया। रिजवान की बॉडी मिलते ही तत्कालीन पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि रिजवान की जो मौत है वो बेसिकली एक सुसाइड है। अब उस पर जब मीडिया वाले उनसे पूछते हैं कि क्या पुलिस जो है वो क्या अब सबकी शादी और के बीच में वो पुलिस डिसाइड करेगी, इस पे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि एक बात बताइए, जब 23 साल की एक लड़की होती है जिसके माता पिता जो है बचपन से उसको पालते हैं, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हैं, और एक दिन अचानक वो 23 वर्षीय लड़की बोलती है कि मैं एक 30 साल के लड़के के साथ अपनी जीवन आगे की व्यतीत करने जा रही हूं, तो क्या यह जायज है? इसलिए जो प्रक्रिया थी वो स्वाभाविक था। इस पे जो है लोगों ने बोला तो क्या पुलिस डिसाइड करेगी ये शादी और रिश्तेदारी? तब उन्होंने कहा पुलिस नहीं डिसाइड करेगी तो कौन करेगा? पीडब्ल्यूडी करेगा। इस बात को मीडिया वालों ने बहुत उछाला और उनकी काफी बहुत ही खिल्ली उड़ी और उनको काफी क्रिटिसाइज किया गया।
इस बीच टेलीग्राफ न्यूज़पेपर में यह भी छपा कि जब रिजवान का बॉडी वहां पे था, तो जब वो ट्रेन का ड्राइवर एक चला के आ रहा था एसपी सिंह नामक, उसने बॉडी को देखा कि ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ था। तो उसने बोला कि इसको ट्रेन से धक्का नहीं लगा था, बॉडी ऑलरेडी वहां पे पड़ा हुआ था। लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह बताया कि वहां पे जो था जो ट्रेन चालक था उसने बताया कि एक लड़का आया और ऑलरेडी रेलवे ट्रैक पे सोया हुआ था आत्महत्या करने के लिए। तो ये जो दो अलग अलग जो मिथ्य हैं, जो अलग अलग जो तथ्य हैं, आप कह सकते हैं, सबकी अपनी अपनी अलग अलग अजम्पशंस है, पेपर मीडिया सब जगह ये चलने लगी। चूंकि ये बात जब पूरे शहर में फैल चुकी थी, तो अब आगे के लिए पॉलिटिकल एक डिबेट बन गया वहां के लिए। आम जनता में एक रोष आ गया कि ऐसे कैसे घटना घट सकती है, और जो सीएम है वो खामोश है, उन पे तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तो कहा जाता है कि हर तरफ आंदोलन शुरू हो गया, और इसकी शुरुआत हुई थी रिजवानुर रहमान के कॉलेज से, सेंट जेवियर्स कॉलेज से। वहां से कैंडल मार्च, वहां से प्रदर्शन शुरू हो गए। करते करते ये बात पूरे शहर में फिर दंगे का रूप ले लिया। 8 बसें जलाई गई, कितने कारें जलाई गई, कितने कारों के शीशे फोड़ दिए गए। आम जनता त्रस्त हो गई, जिसकी वजह से काफी जो है एक पॉलिटिकल सिनेरियो बन गया विपक्ष के लिए भी। और ये बात करते करते सीएम तक पहुंची। सीएम खुद रिजवानुर रहमान के घर पे जाकर उनको सांत्वना देने की कोशिश की। वहां पे भी उनको बैकलैश उनको फेस किया गया। वहां पे आम जनता ने उनको बहुत ही जो था उनके गाड़ियों पे धक्के देना, ये देना, काफी कुछ वहां पे उनका विरोध प्रदर्शन हो गया। इसी बीच एक अफवाह उड़ गई कि बॉडी जो है उसको मॉर्चरी से गायब कर दिया गया है, ऐसा करके अफवाह उड़ी, जिसपे ये बात जो है और पब्लिक में रोष आ गई। फिर करते करते जब ये दंगा जो था, इसकी बात सुनते ही और भी कुछ दिन तक दंगा चलता रहा। और ये फिर करते करते जो था, फाइनली जब वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब थे बुद्धदेव साहब, उनको लगा कि अब जो है स्टेट राज्य को, सीआईडी को ये हाथ में दे देना चाहिए इंक्वायरी के लिए। तो वो एक सीआईडी टीम गठित करवाते हैं, और करवाने के बाद इसकी वो पूरी इंक्वायरी दे देते हैं। सीआईडी पूरी इंक्वायरी टीम करती है, लेकिन कहते हैं कि इल्जाम सीआईडी पे भी लगता है ये कि सीआईडी जो है इस सारे तथ्य को वो एक आत्महत्या का रूप देने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि कहते हैं कि सीआईडी जो है उस पर भी इल्जाम लगी कि उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कहते हैं कि सीआईडी की जो टीम है वो एक्सीडेंट वाली जगह पे जाकर कोई उन्होंने वीडियोग्राफी नहीं की। स्टेशन जो जिस ट्रेन से कहते हैं वो टकरा के उसकी मौत हुई रिजवानुर की, उस ट्रेन की कोई फॉरेंसिक जांच नहीं हुई। फिर कहते हैं कि कोई अपना पोस्टमार्टम का कोई वीडियोग्राफी नहीं हुआ। फिर वो कहते हैं कि किसी भी आईपीएस अधिकारी जिससे अशोक टोडी की मुलाकात हुई वहां पे लालगंज थाने में, उनको बुलाकर किसी प्रकार का कुछ इंक्वायरी नहीं हुई, उनसे कोई पूछताछ नहीं की गई। तो ये सारे इल्जाम जो है सीआईडी पे भी लगा। और करते करते जब बुद्धदेव भट्टाचार्य को लगा कि सीआईडी के पे भी इल्जाम उठ रहे हैं, तो फाइनली जो है ये बात हाईकोर्ट तक पहुंचती है, और हाईकोर्ट जो है फिर फाइनली इस पे संज्ञान लेती है और इंटरवीन करती है। फिर 16 अक्टूबर 2007 को कोलकाता हाईकोर्ट जो है सीआईडी को खारिज करके वो सीबीआई को ये केस सौंप देती है, और सीबीआई को कहती है कि 2 महीने के अंदर इसको सॉल्व किया जाए। उधर प्रियंका टोडी जो होती है वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है इन सब से, बिल्कुल वो कह सकते हैं कि बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। कोई इंटरेक्शन नहीं, ना रिजवान के फैमिली से बातचीत, कोई कुछ नहीं, ना कोई लेना देना नहीं, कोई कमेंट नहीं, सुर्खियों में ना कोई मीडिया से कोई बातचीत, कहीं कुछ नहीं। कुछ दिन गुजर जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद अचानक एक दिन टेलीग्राफ में प्रियंका टोडी का एक इंटरव्यू आता है। उस इंटरव्यू में वो कहती है कि रिजवान जो है मुझे बहुत प्यार करता था, और हमारा जो शादीशुदा जीवन था बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं 2 लोगों की वजह से हमारी जो ये शादीशुदा जो जीवन थी वो उसमें दरार आ गई। और उसका कारण थे 2 लोग जो थे, एक रिजवान का बड़ा भाई रुकमान, और दूसरा था जो उनका फैमिली फ्रेंड पप्पू। इन दोनों की वजह से उसका कहना था कि हमारी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि रुकमान ने इन दोनों की, प्रियंका और रिजवान की बातें जो है, बहुत सी चीजें उसने मीडिया में और बहुत जगह ऐसे कह दी जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो गया। उधर पप्पू पे प्रियंका ने यह बताया कि पप्पू ने प्रियंका टोडी के घर वालों से पैसे लिए थे ताकि इन दोनों का वो डिवोर्स करा सके, उसके लिए उसने पैसे भी लिए थे। तो ये जो थे प्रियंका टोडी के एलिगेशन थे। बाद में प्रियंका ने एक लेटर भी लिखा रिजवानुर के माता जी को, और उसने ये भी कहा कि हमारे जो भी सामान थे आपके पास जो पड़े हुए थे वो सारे वापस कर दीजिए, जैसे सीडी थे, कुछ डॉक्यूमेंट थे, कुछ बर्थ सर्टिफिकेट थे, सारा चीज था उन्होंने उससे वापस मांग लिया। कुछ महीने बाद सीबीआई की इंक्वायरी पूरी हो जाती है, और सीबीआई अपना फैसला सुनाती है, जिसमें सीबीआई जो है रिजवानुर रहमान के हत्या को वो सुसाइड ही मानती है, कहती है कि ये सुसाइड ही था। और फिर उसमें वो अपना एक वो चार्जशीट दायर करती है, जिसमें वो टोडी के परिवार के सदस्य को, प्रियंका टोडी के परिवार के सदस्य को, जिसमें नाम होता है, और कोलकाता के कुछ पुलिस ऑफिसर्स के नाम होते हैं। उसके बाद रिजवानुर के जो फ्रेंड होता है मोइनुल उर्फ पप्पू, उसका नाम होता है शादी में इंटरफेरेंस, और रिजवानुर को हत्या के लिए उकसाने के लिए, सुसाइड के लिए उकसाने के लिए पप्पू पे ये आरोप दर्ज होता है। सीबीआई ने यह भी बताया कि सुसाइड से कुछ दिन पहले रिजवानुर रहमान जो है अपनी मौसी के यहाँ रहता था, और मौसी के लड़के के कंप्यूटर से एक सुसाइड लेटर भी नोट बरामद किया गया, जो उसके कजन ने डिलीट कर दिया था, लेकिन बाद में सीबीआई जो है फॉरेंसिक लैब के वहां से उसने रिस्टोर कर लिया। और वो जो लेटर था वो बेसिकली कहते हैं कि रिजवानुर रहमान ने वो सुसाइड लेटर लिखा था, जिसमें उसने मेंशन किया था कि कोलकाता पुलिस के 3 ऑफिसर्स, आपके अजय कुमार, ज्ञानवंत सिंह और सुकांतो चक्रवर्ती, टीएमसी के नेता, तृणमूल कांग्रेस के नेता जावेद खान, और फिर अपने चाचा रिजवानुर रहमान के चाचा शादीपुर रहमान, और प्रियंका के मामा, प्रियंका टोडी के मामा
अनिल सरागी को जिम्मेदार ठहराया उसके सुसाइड के लिए। तो ये नाम थे जो उसने सुसाइड लेटर में मेंशन कर दिया था, और फिर जो है सीबीआई के पास यही जो नाम थे उसको मिले। अब सीबीआई के इस फैसले पे भी सवाल उठाया गया, क्योंकि कहते हैं कि कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रसन्न मुखर्जी और सीबीआई के जो हेड थे वो दोनों के दिल्ली में एक मुलाकात हुई थी। अब वो मुलाकात क्या थी, अब ये एक सस्पेंस के दायरे में है। फिर सवाल ये भी उठाया गया कि प्रसन्न मुखर्जी जो है वो बेसिकली बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का चुनाव लड़ रहे थे, जिसकी फंडिंग जो है प्रियंका के फादर अशोक टोडी फंडिंग कर रहे थे चुनाव लड़ने के लिए। तो ये जो चीजें थी वो इसमें काफी चीजें जो थी एक संदेह के घेरे में आ रहा था, और ये जो काफी चीजें कही जा रही। अब इधर जो सुसाइड लेटर रिजवानुर रहमान ने जो लिखा था, उसमें उसने सारे नाम जो उसने बताने थे वो सारे नाम उसने बता दिए। उसके बाद उसने लिखा कि मैं ये दुनिया हमेशा के लिए इसलिए छोड़ रहा हूं कि मैं जानता हूं कि तथकथित मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश में रहता हूं, एक सेकुलर कंट्री में रहता हूं, लेकिन पिछले 20 दिनों से मेरे साथ जो हुआ, मेरे और मेरे वाइफ के साथ जो हुआ, उससे ये दर्शाता है कि कानून जो है एक आम इंसान के लिए, एक आम परिवार के लिए नहीं है। यहाँ पैसे से सब कुछ चलता है और पैसे से सब कुछ बिकता है। तो हमारे लिए कानून व्यवस्था जो है वो बिल्कुल ही नहीं है। और मैं जानता हूं कि मुझे चाहिए था कि मैं ये अपने केस को मैं कोर्ट में लड़ूं, और शायद मैं जीत भी जाता था, लेकिन उसके बाद क्या था, क्योंकि हमारा जो परिवार, जो मेरी वाइफ के साथ हमारा जो डेस्टिनी था, जो हमारी किस्मत थी, वो प्रियंका के फैमिली वालों ने ऑलरेडी तय कर रखा था कि हमारे साथ क्या होना है। तो हम जीतने के बाद भी हमारे साथ कुछ नहीं होता, इसलिए मैं ये दुनिया छोड़ रहा हूं। और अंत में रिजवानुर रहमान ने यह भी लिखा कि मैं प्रियंका टोडी के पिता अशोक टोडी को माफ करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आखिरकार वो एक बेटी के पिता है। आपको यह भी बताते हैं कि सन 1990 में प्रियंका टोडी के जो फादर थे अशोक टोडी, उनपे एक केस चला था सट्टेबाजी का। जी हाँ, मैच फिक्सिंग का, सट्टेबाजी का एक केस चला था, जिसको बाद में काफी टाइम तक वो अदालत में चलता आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि बहुत इधर उधर करने के बाद उनको बाद में अरेस्ट भी किया गया था, फिर बाद में उनको रिहा कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं फिर वहां फिर ये सीबीआई का और ये कमिश्नर ऑफ पुलिस का इनका मिलना, फिर ये जो पूरी जांच है, इस निष्पक्ष जो जांच की एक उम्मीद होती है या कोई भी संदेह होता है, ये सारी चीजें जो है, अटकलें जो है, वो कई लोग जो है लगाते रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हुई या नहीं हुई। इधर आपको बता दें कि सन 2010 में कोलकाता हाईकोर्ट ने सीबीआई को बोला कि जो रिजवानुर मामले का जो केस है, जो सुसाइड केस बोल रहे हैं, उसको दोबारा केस को जांच की जाए, हत्या के रूप से उसको जांच की जाए। जिसपे सीबीआई ने उनको काउंटर एक वो डाला, याचिका डाला, जिसमें बोला कि जो भी जांच इनको जितने अच्छे ढंग से करना चाहता है, उन्होंने सारा जांच कर लिया है, और उनका जो अंतिम फैसला जो था वो यही था कि बेसिकली वो हत्या नहीं, एक सुसाइड था, एक आत्महत्या था। टोडी परिवार भी ने भी इस पे अपना एक याचिका डाला, जिसपे ये कहा गया कि ये जो भी किया गया है अपना जांच जो सीबीआई ने किया, वो बिल्कुल बहुत ही अच्छा जांच है, और वो जो है बिल्कुल एक सुसाइड केस ही था। अब ये रिजवानुर के फैमिली जो है, अब वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये याचिका दायर की हाई कोर्ट के सीबीआई के फैसले को चुनौती देने के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया सन 2011 में, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और बोला सीबीआई को कि आप इसको जांच कीजिए, ठीक है, सुसाइड के नियत से जो फैसला हुआ वो ठीक है, लेकिन हाईकोर्ट का जो फैसला है हत्या का, तो जो जो अभियुक्त जो मेंशन किए गए हैं रिजवानुर के सुसाइड लेटर में, वो सारे अभियुक्त को आप हत्या के हिसाब से वहां को उसको आप जांच कीजिए, और इन सबको जो है चार्जशीट दायर करके इनको आप सजा के लिए मुकम्मल कीजिए। आपको जानकर एक और हैरानी होगी कि रिजवान मामले की जो जांच कर रहे थे, सबसे पहले जांच में जो अधिकारी थे वो एक रेलवे के अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर, जिनका नाम था अरिंदम मन्ना। उनकी भी लाश रेलवे ट्रैक पर सन 2009 में ठीक उसी तरह से पाई गई जैसे कि रिजवानुर रहमान की पाई गई थी। अब जांच में पुलिस अधिकारी ने सबने ये बताया कि बेसिकली एक सुसाइड केस है, लेकिन बॉडी जो पाई गई थी अरिंदम मान्ना की, वो बिल्कुल क्षतिग्रस्त की गई थी। सर जो है धड़ से अलग था, और हाथ जो है टूटा हुआ था, पिंडलियां टूटी हुई थी, आंखें जो दोनों बाहर निकाल ली गई थी, वो बेसिकली एकदम इतनी क्षतिग्रस्त कर दी गई थी, जिसको कहा गया था कि ये एक सुसाइड है। लेकिन परिवार वाले जो थे अरिंदम मान्ना के, उन्होंने बोला कि सुसाइड बिल्कुल भी नहीं है और ये हत्या की गई। तो ये जो ऑफिसर की जो हत्या या सुसाइड आप कह सकते हैं, ये भी एक आज तक से संदिग्ध है। अब प्रियंका टोडी जो है आगे जीवन में बढ़ गई, और आज वो लक्स इंडस्ट्रीज की एड डिपार्टमेंट की हेड है, और वही संभालती है, और बहुत से अवार्ड फंक्शन में आप लोगों ने देखा भी होगा। अब ये रिजवानुर रहमान की जो केस है, आज भी वो कोर्ट केस चली रही है, और इसकी सुनवाई आगे चलती रही है, और पता है हमारे देश में केस का तो मामला कई सालों तक चलता ही रहता है। तो दोस्तों, ये था एक प्रेम कहानी जो कभी पूरी नहीं हुई, जो आधी अधूरी रह गई। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आएगी, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट जरूर कीजिएगा, और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जितनी ज्यादा हो आप इसे फैला सकें। तब तक के लिए जय हिंद।